एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 रचनात्मक लेखन का स्वरूप। रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है पहले वो समझते हैं। और अगर हम रचनात्मक लेखन को इंग्लिश में समझे तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। रचनात्मक लेखन का मतलब है ऐसा लेखन जिसमें लेखक अपनी कल्पना, सोच, अनुभव और भावनाओं को एक सुंदर और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। तो इस डेफिनेशन में सिंपली बताया गया है कि जो भी आपके थॉट्स हैं या कोई भी सोच है उसको अट्रैक्टिव तरीके से ही वो लिख के दिखाता है, उसी को रचनात्मक लेखन कहा गया है। इसमें लेखक कुछ नया और मौलिक ओरिजिनल लिखता है। जब रचनात्मक लेखन लेखक लिखता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव, कुछ नया या फिर कुछ ओरिजिनल डालता है। यह सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होता बल्कि पढ़ने वाले को मन को छूने और सोचने पर मजबूर करने वाला होता है। सिर्फ बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि सामने वाले को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है, बल्कि ऐसे लिखा जाता है कि जो पढ़े इस चीज़ को वो उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सके, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए, ठीक है, और उसको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि लाइक क्या है ये। इसका मकसद होता है पाठक के दिल दिमाग पर प्रभाव डालना। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएटिव राइटिंग जो रचनात्मक लेखन का एक मेन किस लिए लिखा जाता है कि जो पर्सन इसको पढ़ने वाला है उस पर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाले। जब वो एक स्टोरी को या जो भी इस रचनात्मक लेखन को पढ़े उसके बाद उसके ऊपर एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़े जो भी उसने पढ़ा उसका। उदाहरण में हम समझते हैं कहानी, कविता, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, उपन्यास, एकांकी आदि। तो इन सारे तरीक़ों से रचनात्मक लेखन लिखा जाता है। अब देखते हैं रचनात्मक लेखन की विशेषताएं क्या हैं, कि मतलब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो कल्पना शक्ति का प्रयोग। इसमें लेखक अपनी सोच और कल्पना से नया संसार बनाता है। सारा कुछ उनकी इमेजिनेशन के ऊपर होता है और उसी से वो एक नई स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। भावनाओं की गहराई। रचनात्मक लेखन में भावनाएं स्पष्ट होती हैं, जैसे दुख, सुखी, प्रेम, गुस्सा, सब कुछ क्लियर है। अगर कोई इमोशन है तो क्लियर दिखाया जा रहा है। भाषा का सौंदर्य। शब्दों का चयन सुंदर और प्रभावशाली होता है। जो भी रचनात्मक लेखन में शब्द यूज़ करे जाएंगे आपको स्टोरी बताने के लिए, तो वो जो शब्द होंगे बहुत ही सुंदर होंगे या फिर ऐसे होंगे जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पाठक से जुड़ाव। ऐसा लेखन जो पाठक के मन में असर छोड़े। तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इम्पैक्ट डालना होता है। व्यक्तित्व की झलक। लेखक का अनुभव, सोच और नज़रिया इसमें झलकता है, क्योंकि लेखक इस चीज़ को लिख रहा है, लेखक अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो हमें इसकी स्टोरीज़ या जो भी रचनात्मक लेखन के तरीके से दिया होगा, हमें वो पढ़ के कहीं ना कहीं उसके लेखक के बारे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका अनुभव है, ठीक है। अब बात करते हैं रचनात्मक लेखन के मुख्य रूप, मतलब किस किस तरीके के रचनात्मक लेखन होते हैं। तो रचनात्मक लेखन के मुख्य रूप में सबसे पहले हमारे पास है कहानी लेखन, ठीक है, इसको स्टोरी राइटिंग भी आप इंग्लिश में कहते हो। सो कहानी कल्पना पर आधारित होती है और इसमें घटनाओं की कड़ी, पात्र, स्थान और उद्देश्य होता है। सो कहानी हमें पता ही है, कहानी कहीं किसी न किसी इमेजिनेशन पे बनी होती है, ठीक है, या कोई सिचुएशन ऐसी घटी हो उसकी बेसिस पे बनी होती है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कहानी दिखाई जाती है। इसमें एक शुरुआत, इंट्रोडक्शन, एक बीच का हिस्सा डेवलपमेंट और एक अंत कंक्लूजन होता है। तो देखो इंग्लिश में भी यहाँ बता दिया गया। सबसे पहले शुरुआती आपका क्या होगा कि उस कहानी के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, बीच के हिस्से में उसके बारे में बताया जा रहा होगा, उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाएगी और लास्ट में हमें पता है कि कंक्लूजन ही होता है, ठीक है। तो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं इसमें, एक तो पात्र, संवाद, घटनाएं। पात्र जो कैरेक्टर्स होंगे उस स्टोरी में, संवाद कि उसमें जो डायलॉग्स भी होंगे, अगर स्टोरी है किसी न किसी घटना पे है, किसी अगर कल्पना के बेसिस पे भी है तो उसमें डायलॉग्स होंगे, और घटनाएं, इवेंट भी होंगे, कुछ ना कुछ घट रहा होगा। उद्देश्य, और कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा कि वो कहानी आपको कोई ना कोई सीख दे रही हो, कोई मोरल या उसका कोई मैसेज होगा जो आपको समझाना चाहती हो, इसलिए वह कहानी लिखी जाएगी।
उदाहरण से समझते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये जो कहानियाँ हैं इनका भी कोई मोरल है, ठीक है। फिर महत्व, कहानी के माध्यम से हम सामाजिक मुद्दों, जीवन अनुभवों और भावनाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो इसका महत्व क्या है कि कहानी का ही एक ऐसा सोर्स है जिससे जो भी समाज में अगर कोई मुद्दा चल रहा है या हमारे जीवन के कोई अनुभव है जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं या फिर हमारे इमोशंस हैं, उसको हम अट्रैक्टिव तरीके से लिखते हैं और उस तरीके से ही प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसका कहानी का महत्व है। कविता लेखन, कविता को हम पोएट्री भी कह देते हैं। कविता में भावनाओं, कल्पनाओं और विचारों को छंद, लय और अलंकार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह सबसे गहन और संक्षिप्त रचनात्मक विधा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कविता है बेसिकली, तो ये कविता है, ठीक है। तो कविता में जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं या फिर जो भी थॉट्स हैं, उसको अलंकार तो हमने पढ़े होंगे, तो अलंकार के तरीके से, छंद, लय, इस तरीके से ना व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये सबसे गहन और सबसे संक्षिप्त मतलब सबसे छोटी है रचनात्मक की विधा, मतलब औरों के कंपैरिजन में जो रचनात्मक लेखन और तरीके से जो लिखे जाते हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो थोड़ी छोटी है, संक्षिप्त रहती है, छोटे में ख़त्म हो जाती है। इसकी विशेषताएं समझते हैं। देखो, छोटी पंक्तियाँ होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, लाइन्स रिदम्स में चलती हैं। गहराई और भावना से भरपूर, मतलब आप एक एक जब इसकी लाइन पढ़ोगे तो हर एक लाइन में ना बहुत गहराई होगी, हर एक लाइन का ना कोई भावना होगा, कोई इमोशन होगा जो आपको उस लाइन से फील होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कविताएं होती बहुत छोटी हैं बट उसके मीनिंग ही समझने में आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कि उसका आखिर कहने का मतलब क्या है। सुंदर भाषा और लय, ऑब्वियसली बात है, भाषा तो बहुत सुंदर होती है तभी हमें कविता पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, और लय होता है एक, ठीक है। उदाहरण, तुलसीदास, कबीर, महादेवी वर्मा की कविताएं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट रचनात्मक लेखन का पार्ट, दैट इज़ नाटक लेखन। इस नाटक से हम समझ सकते हैं नाटक, ड्रामा राइटिंग हो रही है या कि प्ले की राइटिंग कह सकते हैं। नाटक मंच पर अभिनय के लिए लिखा जाता है। नाटक जो है, यहाँ पे जो नाटक लेखन लिखा जा रहा है, जो मंच पे अभिनय होगा ना, उसके लिए एक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, नाटक लेखन लिख रहे हैं। इसमें संवादों और दृश्यों के ज़रिए कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पे भी कहानी ही एक रिप्रेजेंट होती है, पर यहाँ पे संवाद होते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं, मतलब आपके सामने एक स्टेज पे, मंच पे ये करके दिखाया जा रहा होगा कि कैसी कहानी चल रही है। मुख्य भाग, अंक, दृश्य, पात्र, संवाद। यहाँ पे एक्ट्स होते हैं, अंक मतलब एक्ट्स हो रहे होते हैं, दृश्य अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं आपको, कैरेक्टर्स यहाँ पे भी होते हैं। जब हमने कविता लेखन में देखा था तो कविता हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें समझ आता है, वहाँ भी हमें कहानी के कैरेक्टर्स दिए होते हैं। यहाँ पे भी वही कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि कहानी ही दिखा रहे हैं, बट कहानी को मंच पे करके दिखाने वाले, जो मंच पे करने वाले, उसके लिए जो लेख लिखा जा रहा है वो है नाटक लेखन। और संवाद भी होंगे, यहाँ पे डायलॉग्स होंगे क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, वो उनके बीच में सिचुएशंस दिखाई जाएंगी तो आपके डायलॉग्स भी होंगे। अब इसका महत्व देख लेते हैं। यह दर्शकों को सीधे तौर पर भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है। जो दर्शक आपके सामने वहाँ बैठे हैं मंच पे, उनको सीधे तौर से क्या है, उनकी इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाता है, उनके मेंटली जो वो सोच रहे उनके साथ वो कनेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, निबंध लेखन, जैसे हम ऐसे राइटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। सो निबंध किसी एक विषय पर लेखक के विचारों, अनुभवों और तर्कों को कर्मबद्ध और सुसंगठित तरीके से व्यक्त करता है। देखो, निबंध में क्या होता है, कोई एक टॉपिक होता है जिस पे जो लिख रहा है वो निबंध, उसके थॉट्स भी आते हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तर्क भी होंगे उसके यहाँ पे, और इन सबको एक तरीके से वो संगठन के तरीके से लिख के प्रस्तुत करता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, विचारात्मक निबंध भी होता है, वर्णनात्मक निबंध भी होता है, व्यंग्यात्मक निबंध भी होता है, विश्लेषणात्मक निबंध भी होता है, ठीक
ठीक है, ये अलग अलग तरीके के निबंध हैं। अब विशेषता समझते हैं। भाषा जो होती है सरल होगी, भाषा सरल, विचार स्पष्ट होंगे, जो आप चीज़ बताना चाहते हो वो सीधी सीधी होगी बात, और रचना सुगठित होनी चाहिए, मतलब एक साथ जुटमिल होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है संस्मरण लेखन। इसे है मेमोरी राइटिंग भी बोल सकते हैं। संस्मरण का अर्थ है जीवन की बीती घटनाओं की यादें। संस्मरण जो आपकी लाइफ में चीज़ें घट चुकी हैं उसकी यादें जो अगर आप लिख रहे हो तो वो संस्मरण लेखन है। इसमें लेखक किसी खास व्यक्ति, स्थान या घटना से जुड़ी अपनी यादों को भावनात्मक ढंग से लिखता है। लेखक से जुड़ी कोई खास उसका व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई खास स्थान या कोई खास घटना, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि लेखक से जुड़ी हो, लेखक से रिलेटेड हो, लेखक के साथ हुई हो, वो लेखक अपनी यादों को भावनात्मक ढंग से लिखता है, एक तरीके से लिखता है, इमोशंस के साथ लिखता है, वही है संस्मरण लेखन। महत्व क्या है इसका? पाठक लेखक के जीवन के अनुभवों से सीख और प्रेरणा लेते हैं। जो पाठक, जो रीडर्स ये पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो इनके जीवन से क्या लेते हैं? आप सीख लेते हैं या तो कोई प्रेरणा लेते हैं इनके अनुभवों से। नेक्स्ट है रेखा चित्र लेखन। इसमें क्या है? स्केच राइटिंग भी से हम इंग्लिश में बोलते हैं। किसी व्यक्ति या स्थान का ऐसा विवरण देना कि पढ़ने वाला उसके बारे में स्पष्ट छवि बना सके। मतलब किसी भी एक इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में आप इस तरीके से विवरण, इस तरीके से बता रहे हो कि जो इंसान उसको पढ़ने वाला है, ठीक है, वो जब वह पढ़ेगा तो उसके दिल में, दिमाग में उस स्थान के लिए या उस व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट छवि बन सके, ठीक है। यह साहित्यिक चित्रण होता है जो लिखित रूप में होता है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। अब हमने रचनात्मक लेखन तो समझा क्या है, तो जनसंचार के माध्यम जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि उसको मास कम्युनिकेशन। तो जो हमारा रचनात्मक लेखन है वो जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए कैसे है। जब लेखक आम लोगों तक कोई विचार, भावना या सूचना पहुँचाने के लिए रचनात्मक लेखन करता है तो उसे जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन कहते हैं। जब लेखक आम लोगों तक कोई विचार, भावना या सूचना पहुंचाने के लिए रचनात्मक लेखन करता है। वही बात कि जो राइटर है अगर उसे अपनी बात या अपने भावनाएं या अपने कोई थॉट्स है वो लोगों तक पहुंचाने हैं और उसके लिए वो क्या करता है? रचनात्मक लेखन करता है, अलग अलग तरीके से लेख लिखता है, तो उसे जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन कहते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी लेखक रचनात्मक लेखन लोगों के लिए कर रहा है, हमारे सबसे पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि लेखक आम लोगों तक कोई विचार, जब लोगों तक हमें कोई विचार पहुंचाना है और हमें पता है कि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में उसकी क्वालिटी ही यही है कि लोगों तक हमें कोई अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो। तो जब यहाँ पे लेखक जो है अपने विचार, अपनी भावना या कोई सूचना मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक लेखन करता है, ठीक है, यहाँ पे वो रचनात्मक लेखन कर रहा है लोगों तक पहुँचाने के, तो जो लोगों तक पहुँचाने के लिए कर रहा है तो यहाँ पे वो जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन कर रहा है, ठीक है। अब उदाहरण समझ सकते हैं कि अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि। विशेषता समझते हैं। भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। जब आप जनसंचार कर रहे होते हैं तो उसमें रचनात्मक लेखन जब आप करते हैं तो भाषा जो है वो इजी होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। जैसे कि कहा, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप समझाना क्या चाहते हैं, आप लोगों पे इम्पैक्ट डालना क्या चाहते हैं। समय की सीमाओं को ध्यान में रखकर संक्षेप में बात करनी चाहिए, मतलब आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पास समय सीमित है, मतलब आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो उस टाइम को ध्यान रखकर आप एक शॉर्ट में या मतलब उसको प्रिसाइज करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, लोगों तक अपनी बात रख सके, तो संक्षेप में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा की भूमिका, मतलब रोल क्या है हिंदी भाषा का क्रिएटिव राइटिंग में, ठीक है।
आज भारत में हिंदी जन भाषा बन चुकी है, मतलब बहुत से लोग जो है अब इंडिया में हिंदी बोलते हैं, ठीक है। यानी आम आदमी की भाषा, जो आपको अगर नॉर्मल लोकल लैंग्वेज जो भी मिलेगी, कोई भी नॉर्मल इंसान बोल रहा होगा तो वो हिंदी ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। हिंदी में लिखने से लेखक सीधे पाठकों से जुड़ता है। जब आधे से ज़्यादा आपकी जो जनसंख्या है या ऑलमोस्ट पूरा भारत ही जब हिंदी यूज़ कर रहा है, तो जब हिंदी में ही लेखन लिखा जाएगा तो पाठक से सीधे सीधे जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? लेखक कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जनसंचार माध्यमों में हिंदी का उपयोग। अब जनसंचार माध्यम जो हमने ऊपर देखे थे कि समाचार हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये मास कम्युनिकेशन के क्या हैं, कुछ सोर्सेज हैं जिससे कनेक्ट किया जाता है लोगों से। तो जनसंचार माध्यमों में हिंदी का उपयोग कैसे किया जाता है, हिंदी का ऐसे यूज़ आ रही है उसमें। तो समाचार लेखन में हिंदी आती है, हिंदी में भी समाचार आते हैं। फीचर लेखन में, विज्ञापन में भी हिंदी में आता है। रेडियो, टीवी, स्क्रिप्ट, उसमें भी हिंदी में आती है यूज़। सोशल मीडिया पोस्ट में भी हिंदी आती है। हिंदी जो भाषा होती है सरल होती है, प्रभावशाली और भावों को गहराई से व्यक्त करने वाली भाषा है, ठीक है। तो हिंदी का यहाँ उपयोग है। समरी में समझ लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे और उसका क्या क्या विवरण था। तो सबसे पहले था रचनात्मक लेखन। तो उसमें क्या था? कल्पना, अनुभव और भावनाओं की कला, बस उसको प्रस्तुत इस तरीके से करा है कि प्रभावशाली तरीके से लिखा है, ये पढ़ा था। फिर इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। तो कल्पना, गहराई, भाव है, पाठक से जुड़ाव होता है, ठीक है। मुख्य रूप क्या थे? कहानी, कविता, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र। कहानी लेखन में पात्र, संवाद, घटनाएं, उद्देश्य हैं। कविता में लय, छंद, भावना है। नाटक में मंच, संवाद, दृश्य। निबंध में विषय पर तर्क और विचार। संस्मरण में जीवन की सच्ची घटनाएं। और रेखाचित्र में व्यक्ति या जगह का चित्रण। जनसंचार लेखन जनता के लिए सरल और प्रभावशाली लेखन। हिंदी भाषा सरल, व्यापक, भावनात्मक भाषा है। दैट्स इट। तो अब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देते हैं, इसी की रचनात्मक लेखन की। संप्रेषण और मीडिया लेखन, मतलब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन और मीडिया राइटिंग के बारे में बताया गया है कि मीडिया लेखन तो ठीक है। अब संप्रेषण का अर्थ क्या है, मतलब कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? संप्रेषण का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार, जानकारी, भावनाएं या संदेश पहुंचाना। जो हमें पता है कि कम्युनिकेशन का जनरल मीनिंग यही होता है कि जिसमें हमें अपनी कोई भी बात किसी और तक पहुंचाना होता है, उसी को कम्युनिकेशन कहता है। वो विचार भी हो सकता है, जानकारी भी हो सकती हैं, भावनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं, लिखते हैं, इशारा करते हैं या किसी माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया से किसी तक कोई बात पहुंचाते हैं, तो वो संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। कि मतलब जब ये तो मैंने आपको संप्रेषण का ऊपर अर्थ बता दिया, एक सिंपल सेंटेंस भी। हमारे को अगर कोई ऐसे भावनाएं कुछ भी किसी और तक पहुंचाना हो, अब ये जब हम बात करते हैं, कुछ लिख देते हैं, इशारे करते हैं, ठीक है, किसी सोर्स से जैसे टीवी, सोशल मीडिया से किसी और तक हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं ना, ठीक है, पहुंच गई ना, तो वो संप्रेषण प्रक्रिया हो गई। मतलब इसको एक तरीके से प्रोसेस हो गया, संप्रेषण का कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो वही है कि हिंदी में क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया है ये, जिसमें हम बात करके या इन चीज़ों से हम अपनी बात पहुँचाते हैं, ठीक है। अब संप्रेषण की प्रक्रिया को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो संप्रेषण में यह मुख्य अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है प्रेषक, जो संदेश भेजता है। मतलब सबसे पहले तो एक सेंडर होता है, हम इंग्लिश में भी समझ रहे हैं, हिंदी में भी समझ रहे हैं। सबसे पहले एक पर्सन होता है जो संदेश भेजता है, जैसे रिपोर्टर्स, लेखक, है ना, ये अपनी बात को पहले भेजते हैं। अब संदेश भेजेंगे, क्या मैसेज भेजेंगे। संदेश है जो बात या जानकारी भेजी जा रही है, वो है संदेश। माध्यम, किस माध्यम से भेज रहे हैं बात को, जैसे मीडियम या क्या चैनल कह लेते हैं, जैसे मोबाइल से भेज रहे हो, टीवी से भेज रहे हो, अखबार से भेज रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मीडिया लेखन की भी बात है, तो यहाँ ज़्यादातर चीज़ें वैसे कवर की गई हैं। प्राप्तकर्ता, अब ये प्राप्तकर्ता कौन है? रिसीवर। जो मैसेज हम भेज रहा है सेंडर, वो किसी को तो भेजेगा और वो मैसेज किसी को तो मिलेगा। अब वो जो किसी को तो मिलेगा वो क्या है ना, रिसीवर है, प्राप्तकर्ता है, जिसे संदेश मिल रहा है, ठीक है। जैसे दर्शक, अब आप रिपोर्टर ने एक मैसेज भेजा, टीवी के थ्रू भेजा, टीवी के थ्रू दर्शक को मिला, है ना, पाठक को मिला। अब
प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। जब बात पूरी हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है, जो हम बाद में देता है। हम बाद में जब प्राप्तकर्ता जवाब देता है या प्रतिक्रिया देता है कि जो प्राप्तकर्ता को मैसेज मिला उसके बाद वो अपना जो जवाब देता है, दैट्स कॉल्ड फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, संप्रेषक की प्रक्रिया थी, मतलब कम्युनिकेशन की ये प्रोसेस था जिसमें हमारे पास क्या था, एक प्रेषक था जो अपना संवाद भेज रहा है, संदेश भेज रहा है। संदेश है जो कि खुद में एक अपना मैसेज है जो प्रेषक ने भेजा है। माध्यम है कि संदेश किस माध्यम से पहुंच रहा है, प्राप्त करता है अब किसको पहुंच रहा है, ये पर्सन वो है। फिर प्रतिक्रिया है कि जब पर्सन को पहुंच गया उसके बाद जब वो अपना जवाब देगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है मीडिया लेखन का अर्थ। हमने ऊपर ये तो पढ़ लिया कि संप्रेषक का अर्थ क्या होता है, तो मीडिया लेखन का अर्थ क्या होता है। मीडिया राइटिंग इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मीडिया लेखन का मतलब है जनसंचार के माध्यमों से के लिए लेखन करना। मतलब जनसंचार के जो माध्यम, हमने क्या क्या माध्यम थे, टीवी, अखबार, ये वो, जब हम इनके लिए लेखन करते हैं ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, मीडिया लेखन कहते हैं। तो मीडिया के पॉइंट्स थे वो जनसंचार, और हमने उनके जब लेखन कर दिया, दैट्स कॉल्ड मीडिया लेखन। यानी ऐसा लेखन जो रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये वो लेखन होता है जो कि इन सारी चीज़ों पे इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक सूचना, समाचार, विचार, मनोरंजन और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव या फिर इसका मेन गोल क्या होता है ये करने का, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई समाचार है, कोई आपका थॉट, मनोरंजन भी, शिक्षा भी लोगों तक ये सब पहुंच सके। और ये सब किसके थ्रू पहुंचेगा, रेडियो, टीवी, अखबार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया लेखन की विशेषताएं। जो मीडिया लेखन है ऊपर हमने पढ़ा कि किसके लिए है, ये बेसिकली जनसंचार के माध्यमों के लिए लेखन जो है वो मीडिया लेखन है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। सटीकता, बहुत एक्यूरेट है ये, एक्यूरेसी है। खबर या सूचना एकदम सही होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। आप अपने पाठकों को या आप अपने दर्शकों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, एक्यूरेट दो। ठीक है, सरल भाषा, बहुत इजी लैंग्वेज का यूज़ करो, आम लोगों को समझ आ सके, कि जो आम भी लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, उनको आसानी से समझ आ सके। संक्षिप्तता, ब्रेविटी, कम शब्दों में ज़्यादा बात। मतलब आप इतना बात बताओगे तो बहुत टाइम खप जाएगा, है ना। टाइम लिमिट भी कुछ नाम की चीज़ है यहाँ पे। तो आपको कम ही शब्द यूज़ करने हैं, पर आपको उसमें सारी बात बतानी है, तो ज़्यादा बात है बट कम शब्दों का प्रयोग करके कीजिए। तथ्यों पर आधारित, फैक्ट बेस्ड, बिना झूठ या कल्पना। आप झूठ वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई अपनी कल्पना नहीं लगा सकते, आपको एक्यूरेट ही देना है। ठीक है, समयबद्धता, देखो टाइम तो है, उसकी एक लिमिट है ना। सही समय पर जानकारी पहुंचना चाहिए। मतलब अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो है ना टाइमली इन्फॉर्मेशन दो, कि जो चीज़ जब बतानी चाहिए उसको उसी टाइम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया लेखन के प्रकार। अब मीडिया लेखन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है समाचार लेखन। समाचार का मतलब है नई, ताज़ा, महत्वपूर्ण और सत्य घटना की जानकारी। के मतलब कोई घटना हुई जो अभी नई है, ताज़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो घटना बिल्कुल सच्चे तरीके से आपको लोगों तक पहुंचानी है, दैट्स कॉल्ड समाचार लेखन। इसमें 5W1H का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तत्व अर्थ क्या है, व्हाट क्या है, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु किसके साथ हुआ, वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ। तो आपको इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना होता है जब आप समाचार लेखन लिखते हैं, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब। उदाहरण में क्या, सड़क दुर्घटना हो गई, तो चुनाव परिणाम, मौसम की खबर, तो ये सब चीज़ें समाचार लेखन में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ही पार्ट, रिपोर्टर्स लेखक, रिपोर्टेज राइटिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। किसी घटना या कार्यक्रम का आंखों देखा हाल जिसे पत्रकार मौके पर जाकर लिखते हैं। मतलब
कोई घटना आपके सामने हुई या कोई कार्यक्रम आपके सामने हुआ, वो आपकी आंखों के सामने हुआ। अब ये जो रिपोर्टर की आंखों के सामने हुआ ना, या पत्रकार की आंखों के सामने हुआ ना, तो पत्रकार उसी टाइम गया और उसी टाइम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख लिया, ठीक है, उस घटना के बारे में लिख लिया, ठीक है। इसमें लेखक अपने अनुभव, दृश्य, लोगों की बातें आदि को भी शामिल करता है। सिर्फ घटना ही घटना नहीं शामिल की जाती, इसमें उसको जो लगा वो भी ऐड कर देता है। अब दृश्य कैसा था वो भी ऐड कर देता है, और लोग आगे पीछे कुछ बातचीत भी कर रहे होंगे तो उसको भी ऐड कर देता है रिपोर्टर्स राइटिंग में, ठीक है। अब उदाहरण में समझ सकते हैं, किसी सभा की रिपोर्ट, मतलब कोई सभा चल रही थी उसकी रिपोर्ट राइटिंग करी हो, रैली की रिपोर्ट लगाई हो, खेल प्रतियोगिता का हाल, है ना। नेक्स्ट है फीचर लेखन। फीचर राइटिंग क्या है? फीचर लेखन समाचार से हटकर होता है, मतलब समाचार से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें गहराई, विवरण और भावना होती है। समाचार में तो बहुत स्पष्टता होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ वगैरह कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पे ना थोड़ी गहराई होती है, थोड़ा विवरण होता है, थोड़ी भावना भी ऐड हो गई, अपनी इमोशंस भी लगा दिए। ये एक कहानी की तरह रोचक और सूचनापरक होता है। ये कहानी की तरह ना इन्होंने एक्साइटेड बनाया होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया होता है, और इसमें इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही होती है। सो उदाहरण में कह सकते हैं कि किसी कलाकार का जीवन, मतलब ये भी इन्फॉर्मेशन ही बताई गई है, वैसे किसी के बारे में रियल है, बट इसको थोड़े रोचक तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। त्योहार की परंपराएं, किसी गांव की खासियत आदि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास संपादकीय लेखन, एडिटोरियल राइटिंग। संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर अखबार के संपादकीय पन्ने पर छपता है। संपादकीय द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेखन, उसने एक सोच समझ के लेखन लिखा, ठीक है, जो कि किसी बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर था, और वो अखबार के संपादकीय पन्ने पर छप जाता है, तो वो संपादकीय लेखन हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एडिटोरियल राइटिंग। एडिटर ने राइटिंग लिखी है। इसमें तटस्थ राय, सुझाव और विश्लेषण होता है, ठीक है। इसमें राय भी दी होती है अपनी उन्होंने, उसमें सल्यूशन भी कहीं ना कहीं दे रखा होता है, विश्लेषण भी कर दिया होता है। उदाहरण चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणाली पर लेख। नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ये तो एडवर्टाइजमेंट से ही हम समझ जाते हैं कि विज्ञापन, किसी चीज़ का विज्ञापन जहाँ हो रहा है, किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करने के लिए रचनात्मक और आकर्षक भाषा में लिखा गया लेखन। मतलब आपको कभी भी किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना मिलती है कि कोई प्रोडक्ट है या कोई सामान है जो आया है मार्केट में, या कोई ऐसी सेवा है जो आप करा सकते हो, फ्री में सेवा है, या 10 रुपये में ये मशीन 1 घंटे के लिए यूज़ कीजिए, तो वो किसी तरीके से, मतलब बहुत ही रोचकीय तरीके से, आकर्षण वाले तरीके से जब वो लिखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, या हम उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन लेखन। ये मतलब बात तो बहुत नॉर्मल होती है, पर उसको बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया होता है, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया होता है कि लोगों की नज़र उस पर पड़ सके। विशेषता क्या है? कम शब्दों में ज़्यादा असर, मतलब शब्द उसमें बहुत कम होंगे क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी बात बताई होगी, पर असर उसका बहुत ज़्यादा होगा। आकर्षण, स्लोगन या टैग लाइन, मतलब इसमें ना स्लोगन्स बहुत ही अट्रैक्टिव लिखे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे नारे टाइप में लिखे होंगे, कुछ एक टैग लाइन दी होगी ताकि वो अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बन सके। चित्रों और रंगों का प्रयोग, इसमें फ़ोटोज़ का प्रयोग किया जाता है, मतलब अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कलर्स भी यूज़ होते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, नहीं तो लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है रेडियो लेखन, रेडियो राइटिंग कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। रेडियो के लिए स्क्रिप्ट इस तरह लिखी जाती है कि सुनने वाले को सब कुछ स्पष्ट समय में आए। अब रेडियो के लिए, अगर जब रेडियो में कोई भी वॉइस आपको आ रही है तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो इस तरीके से लिखी जाती है कि जो रेडियो सुनने वाला है ना, उसको सारी बात एक ही बारी में बड़ी क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। इसमें ध्वनि और लय का खास ध्यान रखा जाता है कि कैसी ध्वनि रहेगी, किस लय में चलेगा, ये सब का बड़ा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये रेडियो पे आने वाला है। उदाहरण समाचार बुलेटिन, इंटरव्यू, रेडियो नाटक, तो ये सब आ गया। नेक्स्ट है टीवी लेखन, टीवी राइटिंग। टीवी स्क्रिप्ट देखने
और सुनने दोनों के लिए होती है। अब टीवी की जो स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए भी बनती है और सुनने के लिए भी बनती है, दोनों के लिए होती है टीवी लेखन, ठीक है। इसमें संवाद, कैमरा निर्देशक, दृश्य विवरण और समय का हिसाब होता है। मतलब ये स्क्रिप्ट में ना ये सब चीज़ें बताई होती हैं कि संवाद क्या होने वाला है, कैमरा का निर्देशन भी होता है कि कैसे कैमरा कहाँ पे चल रहा है, दृश्य विवरण और समय, मतलब समय का हिसाब वगैरह सब कुछ टोटली बताया होता है कि टीवी से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेब लेखन, सोशल मीडिया लेखन। अगर उसे वेब या फिर सोशल मीडिया राइटिंग बोल सकते हो, मतलब सोशल मीडिया पे। तो आजकल वेबसाइट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए लेखन का चलन बढ़ा है। मतलब आपने देखा होगा कि लोग स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, यूट्यूब के लिए भी स्क्रिप्ट होती है, फेसबुक के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए। तो उसके लिए जो लेखन लिखा जा रहा है ना, वही वेब लेखन है, वही सोशल मीडिया राइटिंग है, ठीक है। इसमें छोटे, दिलचस्प और जल्दी समझ आने वाले पोस्टर्स या वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। मतलब छोटी होती हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वही दिलचस्प बहुत होती हैं, ठीक है। और ऐसी होती है कि जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है। अब उस या तो वो पोस्ट हो सकती है या तो वो वीडियो की स्क्रिप्ट हो सकती है। पोस्ट भी होती है कि एक फ़ोटो डल गई या कुछ है, एंड वीडियो में डल रही है तो वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो ये वेब और सोशल मीडिया राइटिंग है। विशेषता यही है कि हैशटैग का प्रयोग भी होता है, ये तो सबको पता है, हैशटैग, और ग्राफिक्स या वीडियो का इस्तेमाल, ठीक है। मतलब वीडियो में आ रहे हैं तो ग्राफिक्स यूज़ होंगे, एडिटिंग होगी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। और हैशटैग का प्रयोग भी होता है कि हैशटैग, आप लोगों को पता है कि हैशटैग क्या है, कि कुछ ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ताजगी और तेज़ी, बहुत एनर्जेटिक हो सकती है और तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जनसंचार में रचनात्मक लेखन की भूमिका। कि मतलब ये जो रचनात्मक लेखन का क्या रोल है। जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रचनात्मक लेखन में मीडिया में जान डाल देता है। कि रचनात्मक लेखन जो है, अब ये जो मीडिया है इसमें ना एक एनर्जी डाल देता है, समझ रहे हो। रचनात्मक लेखन से आप अगर कर रहे हो तो रचनात्मक लेखन है, वो दे रहा है अपना मास कम्युनिकेशन में अपना एफर्ट्स, हो वो काफ़ी इसमें एनर्जी डाल देता है, जान डाल देता है कह लो। यह सूचना को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। मतलब सूचना तो देखो वैसे भी देनी है, पर उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के दिया जाता है ना, किसकी वजह से, रचनात्मक लेखन की वजह से। क्योंकि रचनात्मक लेखन का तो काम ही है कि रोचक बनाओ और आकर्षक बनाओ, प्रभावशाली बनाओ। चाहे वो खबर हो, फीचर हो, स्क्रिप्ट हो, हर जगह रचनात्मक सोच ज़रूरी है। देखो इन्होंने क्या बताया कि हम मैटर नहीं करता कि आप खबर दे रहे हो या फिर आप किसी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो या किसी का फीचर कर रहे हो, आप जो भी लिखो ना, आप उसे रचनात्मक सोच ज़रूरी है उसमें डालना। मतलब रचनात्मक तरीके से उसे लिखो, ऐसे रोचक तरीके से लिखो कि लोगों का इंटरेस्ट तो बने। आप अगर बहुत नॉर्मल लिखोगे तो कौन पढ़ेगा, कुछ उसमें डालोगे, कुछ अलग से समझाओगे, कुछ क्रिएटिव कराओगे, तभी तो लोगों का इंटरेस्ट बनेगा ना। समझ लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक लिए थे और क्या क्या विवरण। सबसे पहले हमने संप्रेषण लिखा था कि विचारों का आदान प्रदान, मतलब कम्युनिकेशन की बात थी। फिर प्रक्रिया इसमें क्या थी, इसकी जब संप्रेषण की हमने प्रक्रिया समझी थी तो हमारे पास प्रेषक था, सेंडर, संदेश था, मैसेज था, माध्यम था, मीडियम था, प्राप्तकर्ता था जो रिसीवर था, प्रतिक्रिया क्या थी जो फीडबैक दे रहा है। फिर मीडिया लेखन जब आया तो जनसंचार के लिए जो हम लेखन लिखते हैं दैट इज़ मीडिया लेखन, ठीक है। और विशेषताएं इसकी क्या थी कि सटीक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, समाचार में क्या है कि क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सब बताओ भाई। और रिपोर्ट में क्या है, आंखों देखा हाल जो है सामने रिपोर्टर ने जाके उसी टाइम जो है लिख दिया, ठीक है। फीचर जो है जानकारी प्लस भावना थी, संपादकीय विचार और विश्लेषण, विज्ञापन, प्रचार और आकर्षण, रेडियो लेखन सुनने लायक स्क्रिप्ट, टीवी लेखन दृश्य प्लस संवाद, वेब लेखन सोशल मीडिया के लिए दिलचस्प पोस्ट। दैट्स इट।